हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग IQ कर्व में स्वागत है ना। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ वर्क, एनर्जी एंड पावर। बिफोर दैट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें अगर वीडियो पसंद आया हो और शेयर करें। अगर PDF लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लर्निंग IQ कर्व में। ठीक है, तो चलते हैं। वर्क एनर्जी से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग जान लेते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहला है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, तो मोमेंट ऑफ फोर्स किसे कहते हैं? जो फोर्स किसी में रोटेशनल इफेक्ट पैदा करे तो उसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, क्या होता है? तो देखिए, मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका जो SI यूनिट होगा वो क्या होगा? फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, और डिस्टेंस का मीटर, तो न्यूटन मीटर। CGS क्या होगा? डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसे कहते हैं? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वह पॉइंट है जिस पॉइंट पे हम लोग का टोटल बॉडी वेट क्या करता है? एक्ट करता है। तो सपोज एक बॉडी ले लिए, तो ये वाला जो पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब जो वेट होता है, जो टोटल बॉडी वेट ड्यू टू ग्रेविटी, क्या होता है? वो m/g होता है। g क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका g का जो वैल्यू होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो वेट एक तरह का क्या है? फोर्स है। ठीक है, तो इसका SI यूनिट क्या होगा? न्यूटन, और CGS क्या होगा? डाइन, है ना। इसका जो मैक्सिमम हम डिस्कस करेंगे वो ग्रेविटेशन पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि जी कैसे आता है, मास इंटू ग्रेविटेशन के mg कैसे आता है, सब बताऊंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब। इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? अगर किसी बॉडी पे सब डिफरेंट पॉइंट या डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट वे से अगर फोर्स लग रहा हो, और समेशन ऑफ ऑल फोर्स अगर जीरो हो, तो उसे हम, उस बॉडी को हम लोग बोलेंगे बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। कैसे? देखिए, एक बॉडी ले लिए, ठीक है, इस पे इधर से लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से चारों तरफ से फोर्स लग रहा है। ठीक है, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7। ठीक, अगर समेशन ऑफ ऑल फोर्स अगर जीरो रहा, मीन्स F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर जीरो हुआ तो बॉडी किस में है? इक्विलिब्रियम में। बॉडी किस में है? इक्विलिब्रियम में, है ना। तो देखिए फ्रेंड, मेनली तीन तरह का इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, मेनली तीन तरह का इक्विलिब्रियम होता है: स्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल और अनस्टेबल। ठीक है, तो जानते हैं आगे ये सब किस तरह का इक्विलिब्रियम है। ठीक, अगर बॉडी रेस्ट में हो तो उसको हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्ट में रहने से हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और मोशन में रहेगा तो डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो देखिए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम तीन तरह का होता है: स्टेबल, न्यूट्रल और अनस्टेबल। ठीक है, तो स्टेबल किसे कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम में आप फ्रेंड, आप ध्यान दीजिएगा कि जो CG होता है वो मिनिमम होता है। वह मिनिमम होता है कब? इक्विलिब्रियम पोजीशन में। ई पोजीशन तो क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। तो इस पॉइंट पे क्या होता है आपका वैल्यू? CG का वैल्यू जीरो होता है, मीन्स हाइट जीरो होता है। ठीक है, मिनिमम होता है, सॉरी जीरो नहीं।
और न्यूट्रल में क्या होता है, न्यूट्रल में आपका होता है कि अगर बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर हम डिस्प्लेस्ड करें तो क्या होता है, उसका जो सीजी का जो हाइट है वह चेंज नहीं होता है, ठीक है। वो आपका फिर उसी पोजिशन मैंने उस इक्विलिब्रियम पोजीशन को रीगेन नहीं करेगा, लेकिन वह जिस पॉइंट पे जाएगा वहाँ पे फिर वह इक्विलिब्रियम में ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टेबल में क्या होता है, रीगेन करता है अपना ओरिजिनल पोजीशन, रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। और अनस्टेबल में क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो सीजी का जो हाइट होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। और यहाँ पे कभी भी वह अपने जिस इक्विलिब्रियम पॉइंट पोजीशन पे था उसको कभी भी वह अचीव नहीं कर जा सकता है वंस हम इसको एक बार डिस्प्लेस कर दें। इस पॉइंट को आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर डिस्प्लेस करें बॉडी कभी भी इस पॉइंट पे आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो बस वही जानना है आपको। लेकिन इस जगह पे क्या होगा, यहाँ पे जब अगले इस पॉइंट पे आके फिर वो यहाँ पे जाने का टेंडेंसी रखता है ड्यू टू इनर्शिया, है ना। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो स्टेबल इक्विलिब्रियम रहने के लिए बॉडी को दो कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा, दो कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। क्या क्या देखिए, फर्स्ट कंडीशन है, मैंने क्या बताया था कि हाइट मिनिमम होगा सीजी का, तो दी तो हाइट ऑफ द सीजी शुड बी मिनिमम, ठीक है। सेकेंड कंडीशन होगा कि अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया जाए तो वह आपका सीजी और जो बेस ऑफ द बॉडी है उससे क्रॉस करे, ठीक है। ये सीजी पॉइंट है और ये जो आपका बेस है उस वर्टिकल लाइन उन दोनों पॉइंट से क्रॉस करे। कभी भी ऐसा केस ना आ जाए कि दोनों अलग अलग हो, दोनों एक ही पॉइंट पे लाना चाहिए और वर्टिकल लाइन पे रहना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, वर्क किसे कहते हैं, अगर बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे बाय अप्लाइंग ए फोर्स देन दैट फेनोमेना या प्रोसेस इज सेड टू बी वर्क, और वर्क इज सेड टू बी डन, ठीक है। यहाँ एक एग्जांपल दिया है कि बॉडी एक काट को ढकेल रहा है किसी एंगल में, ठीक है। तो उसका हम लोग फोर्स में जब भी लेना है तो जो डी फोर्स का हमेशा क्या लेना है, कोसाइन एंगल लेना है, कोसाइन एंगल लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या ले लिया है हमको, मेरा ही कोसाइन एंगल लिया है, एफ कॉस थीटा लिया है इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यस कर लीजिए, ठीक। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इन डॉट डी एस, फोर्स डॉट डी एस होता है फोर्स एफ डी एस कॉस थीटा। अभी थीटा का मान पे वर्क डन हमको डिसाइड करना है। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रहा तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। और अगर 0 डिग्री रहा तो एफ इंटू डी एस मीन्स मैक्सिमम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक केस ले लेते हैं, यहाँ दो बॉडी देखे होंगे, दो इंसान को देख रहे हैं, यहाँ पे फोर्स लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है इसमें 0, तो इसका वर्क डन क्या होगा, 0। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो एफ इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डी एस कॉस थीटा। यहाँ थीटा कितना है, 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है, 0। तो यहाँ पे भी वर्क डन क्या होगा, 0। एक्चुअल में वर्क कर रहा है लेकिन फिजिक्स के अनुसार ये वर्क नहीं कर रहा है, इसका भी सेम है। एक्चुअल में हाथ लिया है, हाथ में बैग लिया, उसका हाथ दुखेगा ही दुखेगा, तो फिर लेकिन ये क्या हो रहा है, वर्क नहीं कर रहा है फिजिक्स के हिसाब से। एक्चुअल में तो वर्क कर रहा है लेकिन फिजिक्स के हिसाब से वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स का अगर बात करें
तो सेंट्रीपिटल फोर्स में देखिए फोर्स एलोंग ग्रेविटी लगता है, और अगर डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर जो कि रेडियस होता है, तो ये कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो इसका भी क्या होगा, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं एनर्जी। अब एनर्जी क्या होता है, कोई भी बॉडी का कितना कैपेसिटी है उस किसी वर्क को करने के लिए, उस कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक, अब जो एनर्जी डेवलप होता है बॉडी में, क्यों डेवलप होता है, कोई वर्क करने के लिए, वर्क जब हम लोग करते हैं तो जो उस वर्क को करते हैं तो जो एनर्जी डेवलप होता है उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब मैकेनिकल एनर्जी दो तरह का होता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी मोस्टली आपका रिलेटेड है पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन से। सपोज यहाँ पे इस लड़की को आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हाइट 0 है। ठीक है, और ये जब स्पीड पे दौड़ रही है तो इस जगह पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी है जो आपको मोशन से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस जगह पे क्या हो रहा है, इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे एक सर्टेन हाइट पे जाके ही रुक गई। ठीक है, तो इस जगह पे क्या हो गया, वेलोसिटी इसका 0 हो गया, लेकिन एक हाइट पे है, मीन्स पोजीशन है इसका, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, देखिए आगे चल कर दिखाते हैं आपको। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क डेवलप्ड इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू होता है ग्रेविटेशन फील्ड में क्या होता है, mgh। क्यों होता है, अब देखिए यहाँ पे जो है इसका वेट क्या हो रहा है, नीचे काम कर रहा है, क्या, mg, और हाइट कितना है, h। तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। तो वर्क डन कितना हो गया यहाँ पे, mgh, लेकिन उसमें वर्क डन के लिए कितना एनर्जी स्टोर है, तो mgh स्टोर है ना। ठीक है, तो m क्या है, मास है, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, उसी तरह काइनेटिक एनर्जी का जो होता है फॉर्मूला हाफ mv²। जब कोई बॉडी मूव कर रहा हो विद वेलोसिटी v, तो उस टाइम जो एनर्जी उसमें स्टोर होता है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। हम एग्जांपल ले लें एक फ्लाइंग एरोप्लेन का, जिसमें बहुत पोटेंशियल एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी स्टोर होता है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे, क्योंकि वह कुछ हाइट मीन्स अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट में उड़ रहा है, लेकिन उड़ भी रहा है एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो उस के कारण उसमें बहुत पोटेंशियल एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी दोनों स्टोर होता है ना। पोटेंशियल एनर्जी का और एक एग्जांपल ले सकते हैं आप स्प्रिंग का। ठीक है, स्प्रिंग को इसको अगर आप प्रेस कीजिएगा, इधर से फोर्स लगाइएगा अलोंग दिस, तो ये क्या होगा, कंप्रेस कर जाएगा, क्या होगा, कंप्रेस करेगा, है ना। कितना डिस्प्लेसमेंट एक्स, तो इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुआ, एफ इंटू एक्स। ठीक है, अब एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, वर्क एनर्जी सबका जान लेते हैं। ठीक है, वर्क का जो एसआई यूनिट होगा या सीजीएस यूनिट आपका एनर्जी का वही होगा। ठीक है, तो एसआई यूनिट वर्क इक्वल टू क्या होता है आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल। क्यों बोलते हैं जूल, क्योंकि जूल साइंटिस्ट ने वर्क का डेफिनेशन दिया था। ठीक है, और अगर सीजीएस देख लें,
वो आपका न्यूटन का क्या हो जाएगा, डाइन, और डिस्प्लेसमेंट का सेंटीमीटर, तो डाइन सेंटीमीटर, इसको हम लोग बोलते हैं अर्ग। अब देखिए जूल और अर्ग में क्या रिलेशन होता है, तो 1 जूल इक्वल्स टू होता है आपका 10⁻7 अर्ग। कैसे आता है, कैसे आता है बताता हूँ, देखिए 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, प्रीवियस क्लास में पढ़े थे हम लोग 10⁵ डाइन। और मीटर को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, तो सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इक्वल टू कितना आ गया आपका 10⁻7 अर्ग। ठीक है, तो सेम जूल और अर्ग आपका एनर्जी का भी होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। According to principle of conservation of energy, energy can neither be created nor be destroyed. Only energy can be transformed from one form to another form. इस यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होता है, वह कब क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी से, सपोज पहले जो एक कार था, ये कार पहले इस जगह पे था, इस जगह पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या था, मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी 0 था। अब यहाँ से धीरे धीरे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म हो रहा है काइनेटिक से पोटेंशियल। फिर यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे फिर से हाइट आया, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी रुका। फिर जब इधर नीचे आया तो फिर यहाँ वेलोसिटी क्या हो रहा है, और इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे पोटेंशियल से क्या हो रहा है, काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, और काइनेटिक से पोटेंशियल में। लेकिन टोटल एनर्जी सेम रह रहा है बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस। टोटल एनर्जी रिमेन सेम। तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फिर। अब देखिए रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे आता है बता रहा हूँ। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ 2m इंटू m²v²। इसका माने होगा 1/2m mv का होल स्क्वायर। इसका मीन्स mv इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम। mv इक्वल्स टू p, ये तो जानते हैं आप लोग, पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। ठीक है, अब पावर, पावर किसे कहते हैं, पावर बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट जहाँ आ जाएगा तो उसको क्या करना है, वर्क को टाइम से डिवाइड कर दे। रेट कहीं पे भी बोलेगा जो भी, तो उसको हमेशा टाइम से डिवाइड कर दिया कीजिए। तो पावर इक्वल टू होता है वर्क बाई टाइम, दैट इज जूल पर सेकेंड। और इसी को हम लोग बोलते हैं वाट, क्योंकि इसको जो बताया था जेम्स वाट ने बताया था, साइंटिस्ट जेम्स वाट ने, इसीलिए उन्हीं का नाम से इसका ऐसा यूनिट पड़ा, जेम्स वाट। ठीक है, तो 1 वाट इक्वल्स टू कितना होगा, जूल पर सेकेंड। 1 किलोवाट इक्वल्स टू 10⁻³ वाट। और मेगा रहेगा तो और इंटू 10⁻³ कर देगा, और 10⁻6 वाट हो जाएगा। ठीक है,
देखिए 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट। ईवी क्या है, 1 हॉर्स पावर, ईवी पावर का यूनिट है, ठीक है। किलोवाट मेगावाट जितना है सारा का सारा पावर का यूनिट है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, 1 वाट सेकेंड कितना होता है। देखिए 1 वाट, 1 वाट माने क्या होगा, जूल पर सेकेंड, इंटू सेकेंड बोला तो सेकेंड सेकेंड कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, जूल। अगर 1 वाट आवर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 वाट आवर, तो जूल पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड, है ना। सेकेंड सेकेंड कट गया तो कितना हो गया, 3600 जूल। आवर लिया है ना, तो 1 आवर बराबर कितना हो जाएगा, 3600 सेकेंड होता है, ठीक है। इसीलिए 1 किलोवाट आवर, तो इसमें और इंटू 10⁻³ जुड़ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। इसको याद रखिएगा। कुछ इम्पोर्टेंट एनर्जी कन्वर्जन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उसको जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले मशीन जो हम लिखते हैं, पहला है डायनामो। तो डायनामो जो है आपका, वो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। सेकेंड है आपका माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है आपका साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तीसरा है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या करता है आप बताइए। उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो उसको हम लोग को क्या देता है, आवाज़ या साउंड सुनाई देता है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी। इसको आप लोग खुद कोरिलेट कर सकते हैं। कैंडल ले लेते हैं, कैंडल आप बताइए क्या होता है, केमिकल एनर्जी से लाइट और हीट एनर्जी। उसी तरह सोलर सेल में क्या होता है, लाइट सेल से लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी से क्या होगा आपका, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्द आएंगे जो कि ग्रेविटेशन पे, ग्रेविटेशन उसमें डिस्कस करेंगे, ग्रेविटेशन, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, सारा चीज़, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।